नमस्कार साथियों। आप लोग की एक बहुत बड़ी समस्या है कि भूगोल में सर कहाँ से प्रश्न आते हैं, इतिहास में कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो सबसे बड़ी बात हमारे बताने के पहले भी ये चीज़ आप जज कर सकते हो, जाके आप 2-3 साल के पेपर उठा के अपने सामने रखो और देखो कॉमन क्या है, कहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, या फिर इसके अलावा फिर कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। 2-3 साल का जब पेपर अपने सामने रखोगे तो बेसिकली आइडिया अपने आप लग जाएगी कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। जैसे भूगोल के प्रश्न के बारे में अगर बात करें तो अभी ये अब फैक्चुअल बेस्ड पे चल रहा है। अगर देखा जाए कि भूगोल से अगर मान लीजिए 15 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर इससे कम ही आते हैं, प्लस नहीं होता है, माइनस से मतलब 12 क्वेश्चन आते हैं, 12 से 14 के बीच में। लेकिन अगर मैं बात करूं कि प्रश्न आते कहाँ से हैं और कितने कैसे आते हैं, जैसे अगर भूगोल की बात करें 2 से 3 प्रश्न आपके कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, बाकी क्या कहते हैं जो 10 या 11 के आसपास प्रश्न बन रहे हैं वो फैक्चुअल बन रहे हैं। और फैक्चुअल एक लिमिट के अनुसार बन रहे हैं कि उसी विषय से बार बार प्रश्न आ ही रहे हैं। पहले तो मैं आपके सामने पेपर रखूँगा 2018 का और 2019 का, उसके बाद फिर ताकि आपका दिमाग खुले कि हाँ क्या पढ़ना है मुझे, क्या नहीं पढ़ना है भूगोल में। जैसे कि 2018 में पहला प्रश्न आया हुआ था राजधानियों के बारे में। जैसे राजधानियाँ किनकी पूछी गई थी, स्लोवाकिया की, बुल्गारिया की, हंगरी की। तो कहने का मतलब ये है कि जाते जाते राजधानी देखे रहना सरसरी नज़र से, और राजधानी देखे रहोगे। अगर 2-4 राजधानियाँ 4 राजधानियाँ पूछता है, अगर उसमें से एक भी आप कर ले जाओगे, एक से भी मिलाना सीख जाओगे तो क्वेश्चन सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं उसका आंसर। ठीक है। फिर एक प्रश्न पूछा हुआ था कि कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, गैबन वगैरह इस तरह की चीज़ें करके पूछ रखा था कि कौन सा स्थित है, स्थित नहीं है। तो कोशिश करो कि देश क्या कहते हैं, महाद्वीपों में कौन कौन से देश हैं, इसका भी एक नज़र डाल लेना कि अफ्रीका में कौन से देश हैं, या फिर क्या कहते हैं यूरोप में कौन से देश हैं, इस तरह की चीज़ों को भी, ऑस्ट्रेलिया में कौन से देश हैं, देखे रहना अच्छे से। फिर तीसरा प्रश्न बनता है अस्थायी पवन और प्रवास क्षेत्र के बारे में पूछ रखा था। 18 के प्रश्न की बात कर रहे हैं अभी आपके सामने। अस्थायी पवन और उनका प्रवास क्षेत्र कौन सा है, यहाँ से प्रश्न बना हुआ था। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो इसके अलावा प्रश्न बना था श्वेत नील और क्या कहते हैं नीली नील किन स्थान पे संगम बनाती हैं। ठीक है। तो नदियों के संगम या नदियों का प्रवास क्षेत्र के बारे में आपको नदियों के बारे में अध्ययन करना ही पड़ेगा। फिर 18 का एक प्रश्न और मुझे याद आता है कि पूछा घाटियों के बारे में पूछा था और धाराओं के बारे में पूछ रखा था। धारा के बारे में क्वेश्चन 3-4 धारा पूछ के रखा था कि कौन सी धारा ठंडी है, कौन सी गर्म है। तो गर्म ठंडी धाराओं के बारे में भी आप क्या कहते हैं अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे तो तेल क्षेत्र के बारे में दोनों साल 3 साल प्रश्न पूछ रखा है। 18 में, 19 में, 20 में पूछ रखा है। जनसंख्या और राज्यों के बारे में पूछ रखा है ऑर्डर क्रम में। ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे खनिज भंडार और देश के बारे में पूछ रखा है। ठीक है। तेल क्षेत्र, खनिज भंडार और किस देश में कौन से खनिज भंडार है उससे क्वेश्चन आया है। गंगा की सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन से नदी का प्रवास क्षेत्र किस दिशा में, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। चट्टानों से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो लगभग जो 10-12 प्रश्न आए हैं इन टॉपिक से आए हैं। ठीक। इसके अलावा 19 में आपको ले चलते हैं। 19 में आप एक बार देखिए 19 का पहला प्रश्न कहाँ से बनता है, चक्रवात और देश से बनते हैं। कौन सा चक्रवात किस देश में है, ये बिली बिली ये सारी चीज़ें पूछ रखा था इन्होंने, पहले समझिए चीज़ों को। ठीक है। फिर अगला प्रश्न बनता है कहाँ से, साइबेरियन पारी रेल मार्ग कहाँ पे अवस्थित है या कहाँ पे अवस्थित नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। तो रेल मार्ग जो विश्व प्रसिद्ध है, रेल मार्ग के साथ साथ हाईवे। ठीक है। सरकार जो है इस समय हाईवे पे ज़्यादा काम करे उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की। तो इन चीज़ों को इस बार एग्जाम में देख लेना। और पूछ रखा था कौन सा पवन किस देश में बहता। देखो यहाँ पे चक्रवात पूछा और यहाँ पे पवन और देश पूछ लिया। ठीक। यहाँ पे चक्रवात पूछा और यहाँ पे पवन और देश पूछ लिया। यहाँ पे खनिज तेल भंडार क्षेत्र पूछा और यहाँ पे कोयला क्षेत्र पूछ लिया। ठीक है। या फिर फसलों का क्षेत्र पूछ लेता है, फसल क्षेत्र भी पूछता है। ठीक है। अब आगे बढ़ोगे इसके तो चोटियों के बारे में पूछ रखा है, कौन सी चोटियाँ कहाँ पर हैं। उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है कि पश्चिमी विक्षोभ से होकर बहने वाली क्या कहते हैं किस दिशा में वर्षा करती हैं, जाड़े में होने वाली वर्षा किस दिशा में होती है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ रखा है। किस नदियों में खारा जल पाया जाता है। देखो नदियों से क्वेश्चन यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया नदियों से क्वेश्चन। तो कहने का एक ओवरव्यू है कि क्या कहते हैं प्रश्न बनते कहाँ से हैं। अब इनसे एक बेसिक आइडिया लगा। आपके सामने हम 14 से 15 टॉपिक को रख दे रहे हैं। देखना फिर एग्जाम में आप 21 का जब एग्जाम देने बैठोगे तो इसके बाहर क्वेश्चन इन टॉपिकों के बाहर नहीं जाएगा। और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन रहे हैं वो 1-2 बन रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि भूगोल से आप आसानी से प्रश्न को पा सकते हो। ठीक है। जैसे
पहला प्रश्न बन जाता है भारत की सीमाओं से, ठीक है, भारत की सीमाओं से कौन कौन से राज्य लगे हैं। फिर रेखाओं से, कर्क मकर विषुवत रेखा से। फिर देखिए पर्वत पठार से क्वेश्चन पूछ रखा है, या फिर चट्टान को जोड़ दो इसी के साथ में, ठीक है। महाद्वीप में स्थित देश के बारे में पूछ रखा है, ठीक है। नदियों से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कितने टॉपिक हुए आपके, 5-6 टॉपिक हो गए ना। आगे ऐसे बढ़ते जाना। नदियों के बाद फिर झील से क्वेश्चन आ रहा है, मरुस्थल से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। डेल्टा से क्वेश्चन आ रहा है, हिमनद से प्रश्न बन रहे हैं, देखते चलना। झील हो गया, डेल्टा हो गया, हिमनद हो गया। जो चैनल होते हैं, चैनल से हर साल एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। और जो रेखाएं होती हैं भूगोल की, रेखाओं से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। रेड क्लिफ, ये सारी चीज़ें। तो प्रश्न हमेशा यहाँ से आ रहे हैं, आगे बढ़ते चलना। घास के मैदान से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। वन से क्वेश्चन आ रहा है, तेल क्षेत्र कोयला क्षेत्र से प्रश्न आ रहा है। तो कुछ ही टॉपिक हैं जो हमने आपको बताया, तेल क्षेत्र कोयला क्षेत्र लिख दीजिए। उसके बाद फिर आ जाइए, पवन से क्वेश्चन आ रहा है, चक्रवात से प्रश्न आपका बन रहा है, ठीक है। पवन हो गया, चक्रवात हो गया, नदी घाटी, हिमनद मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से प्रश्न बनने का प्रयास, वो देने का प्रयास बार बार कर रहे हैं, और प्रश्न को कभी सीधा ना पूछ के मैच करने टाइप का दे रहे हैं। जैसे घास के मैदान देंगे आपके सामने तो मैच करने का दे देंगे कि क्या कहते हैं, वेनेजुएला में कंपाज या पंपाज कहाँ कौन सी पाई जाती है, बेल्ट कहाँ पाई जाती है, इस तरह की चीज़ों को पूछने का प्रयास करेंगे। तो दिमाग लगाइए, प्रीवियस ईयर के पेपर को अपने पास रखिए और देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, और स्मार्ट स्ट्रेटजी करने का प्रयास करिए। और स्मार्ट स्ट्रेटजी करोगे तो साथ में आप कॉन्सेप्ट भी अच्छा सा कवर कर लोगे और फैक्ट भी कवर कर लोगे। अन्यथा आप इधर उधर भटकते रहोगे और जहाँ से प्रश्न आने हैं वहाँ से दिमाग आप नहीं लगा पाओगे। तो ये हमारे प्रश्नों की सूची हुई, आप यहाँ से तैयार कर लेना, और इसके बाहर संभवतः क्वेश्चन नहीं जाएंगे। अगर आप नदियाँ पढ़ रहे हो, भारत की नदियाँ पढ़ रहे हो, तो भारत की नदियाँ गंगोत्री, जो गंगा गंगोत्री से शुरू होती है, वहाँ से शुरू करना, और जहाँ तक बहती हुई नदियाँ आती हैं उसके सहायक नदियाँ कौन कौन सी, इस तरह से पढ़ने का प्रयास करना। किन नदियों का जल खारा होता है, किन का मीठा होता है, कौन सी झीलों का जल खारा होता है, मीठा होता है, ये एक तरीका होता है पढ़ने का। फिर इसी में यमुना भी इसकी सहायक नदी है, इसके बारे में पढ़ लेना। फिर दक्षिण भारत में जो नदियाँ हैं उसको पढ़ लेना। इस तरह से पढ़ने पर क्या होगा, क्वेश्चन कभी नहीं गलत होंगे। भारत के पर्वत पठार को एक बार सरसरी नज़र से पढ़ लेना, फिर अन्य कॉन्टिनेंट के पर्वत पठार सरसरी नज़र से पढ़ लेना, वहाँ की नदियों को अच्छे से पढ़ लेना। इससे ये होगा कि उनके देशों को आप पढ़ते चलना। इससे ये होगा कि आपको बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको किस कॉन्टिनेंट में कौन से देश हैं, इजीली जानकारी रहेगी। और प्रश्न क्या कहते हैं, अगर प्रश्न में 4 विकल्प हैं, अगर एक भी आ रहे हैं तो आपकी संभावना बढ़ जाती है प्रश्न सही करने की। तो इस तरह से पढ़ने का प्रयास करिए। ऐसे ही आपको हम इतिहास में बताएंगे और अदर सब्जेक्ट में ही बताने का प्रयास करेंगे। और कोशिश करिए कि हमारी क्लास बीच में गैप हो चुकी थी, बहुत सारे मित्र क्या कहते हैं जो वीडियो से हमसे जुड़े हुए थे, इस समय सीन और व्यूज कम आ रहा है, शायद उनको पता नहीं हुआ क्लासेस चलना शुरू हो गई हैं। तो अपने इष्ट मित्रों को बताइए, अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारा मोरल बढ़ेगा और हम क्या कहते हैं लगातार आपके साथ लगे रहेंगे। धन्यवाद।